फिल्म एक कमरे से शुरू होती है जहां हम कुछ लड़कों और कुछ पुरुषों को देखते हैं। पुरुषों में से एक लड़के के बाल काटने के लिए इलेक्ट्रिक क्लिपर का इस्तेमाल कर रहा है। लड़कों में से एक के पैर पर 3 बिंदुओं का टैटू है। बाद में हम एक आदमी को भंडारण स्थान से नवल मारवान का एक दस्तावेज उठाते हुए देखते हैं। वह अंदर से एक सीलबंद लिफाफा लेता है और कार्यालय में लौटता है जहां एक पुरुष और महिला इंतजार कर रहे हैं। लिफाफे में नवल की वसीयत है। वकील जॉन लाबेले बच्चों को बताता है कि उनकी मां की वसीयत में कुछ ऐसा है जो वह नहीं चाहते थे कि वह करें, लेकिन वह उन्हें मना नहीं कर सकते थे। नवल चाहती थी कि उसके जुर्वाम बच्चे उसकी संपत्ति, पैसा और फर्नीचर साझा करें। वह बिना किसी ताबूत, प्रार्थना, मकबरे या समाधिलेख के नग्न अवस्था में दफन होना चाहती थी। और बेटे साइमन को भी एक लिफाफा मिलता है जिसमें उनके भाई के लिए एक पत्र होता है। वसीयत में अभी और निर्देश है जिन्हें जीन लेबेल पढ़ना जारी रखती है। वकील ने समझाया कि परिवार अपनी मां को उनकी इच्छा के अनुसार तभी दफना सकता है जब वे पत्रों में दिए निर्देशों का पालन करें। इसका मतलब है कि उन्हें पत्रों के प्राप्तकर्ताओं को ढूंढना होगा और उन्हें पारंपरिक रूप से अपनी मां को दफनाने से पहले उन्हें देना होगा। परिवार उलझन में था और गुस्से में था, लेकिन वकील ने उन्हें बताया कि वह निर्देशों को बदल नहीं सकता क्योंकि वे मां की वसीयत में थे। उसने उन्हें कुछ दस्तावेज दिए और कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वे हर चीज के बारे में सोच लें। बाहर साइमन जीन से वादा करता है कि वह लाबेल से बात करेगा ताकि उनकी मां को उचित अंतिम संस्कार दिया जा सके। साइमन जीन की देखभाल करेगा जो अपनी मां के साथ हुई दुर्घटना के समय वहां न होने के लिए दोषी महसूस करती है। हालांकि साइमन के पूछने पर वह इससे इनकार कर देती है। एक दिन जून को कक्षा में प्रोफेसर के सहायक के रूप में पेश किया जाता है और वह व्याख्यान का कार्यभार संभाल लेता है। कक्षा के बाद प्रोफेसर जीन को बताते हैं कि उसमें एक वास्तविक गणितज्ञ बनने की क्षमता है क्योंकि उसकी सहज बुद्धि हमेशा सही होती है। वह उसे सलाह देता है कि वह अपने परिवार के इतिहास के बारे में सच्चाई का पता लगाए, अन्यथा उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जीन उसे अपने पिता के बारे में बताती है जो युद्ध में मारे गए थे, लेकिन प्रोफेसर उसे उस चीज से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिसे वह जानती है और उसे अपने एक पुराने भरोसेमंद दोस्त सैयद हैदर का संपर्क बताता है जो दारिश विश्वविद्यालय में पढ़ाता है। घर वापस आकर जिन को अपनी मां की एक तस्वीर मिलती है जिस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है और वह एक समय याद करती है जब उसने अपनी मां को अंतरिक्ष में घूरते हुए देखा था जबकि जिन पूल में तैर रहा था। साइमन अपनी मां को अस्पताल के एक कमरे में पाता है और डॉक्टर जीन से पूछता है कि क्या उनकी मां नवल को माइग्रेन या याददाश्त की कमी है। अब साइमन, जीन और नवल एक साथ अस्पताल के कमरे में है। यह कहानी वॉल की है जब वह समय में पीछे जाकर एक चट्टानी इलाके में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात वहाब नामक व्यक्ति से होती है। वे एक साथ भागते हैं और नवल के भाई निकोलस से मिलते हैं जो वहाब को अपमानित करते हुए उसे अपने देश वापस जाने को कहता है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं निकोलस वहाब पर बंदूक तानता है और उसे मार देता है। जब वह नवल को मारने वाला होता है तो उसे उनके दूसरे भाई द्वारा रोक दिया जाता है। अचानक एक बूढ़ी औरत उन पर चिल्लाती है और नवल को अपने घर ले आती है। हालांकि बूढ़ी औरत नवल की दादी जब यह पता लगाती है कि नवल गर्भवती है तो वह नाराज हो जाती है और उसे उसके चाचा के साथ शहर भेज देता है। नवल एक बच्चे को जन्म देती है जिसके पैर पर टैटू बनवाया जाता है और फिर उसे अनाथालय ले जाया जाता है। नवल एक दिन उसे खोजने का वादा करता है। वर्तमान समय में जीन एक डेरेश में पहुंचती है और वह सैयद नामक एक व्यक्ति को खोजने के लिए विश्वविद्यालय जाती है, लेकिन सैयद उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए जीन यूनिवर्सिटी के दफ्तर में जाती है और रिसेप्शनिस्ट से अपनी मां के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि वह इसमें मदद नहीं कर सकती क्योंकि जब जीन की मां विश्वविद्यालय में थी तब उसका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन रिसेप्शनिस्ट जीन को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजती है जो उसकी मां के स्थान की पहचान दक्षिण की जेल काफर रयात के रूप में कर सकता है। जीन की मां नवल कैंपस अखबार में काम करती थी और मुसलमानों के अधिकारों के लिए लड़ती थी। एक दिन जब वह अपने साथी पत्रकारों के साथ काम कर रही थी तो कुछ राष्ट्रवादियों ने विश्वविद्यालय परिसर को बंद करा दिया। नवल और उनका परिवार झड़पों और हिंसा से चिंतित थे, इसलिए उन्होंने स्थिति शांत होने तक पहाड़ों पर जाने का निर्णय लिया। हालांकि नवल अपने बेटे को ढूंढने के लिए दृढ़ थी जिसे जन्म के समय उससे छीन लिया गया था। वह नष्ट हो चुके गांव में अपने पुराने घर पर गई और अपने बेटे के बारे में सुराग ढूंढने लगी। फिर वह उसे खोजने के लिए बस में भी गई, लेकिन बस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया और नवल को छोड़कर सभी यात्रियों की हत्या कर दी। हम जीन को दक्षिण की ओर यात्रा करने वाली एक बस में पाते हैं जो एक पुरानी जेल से गुजरती है जहां उसकी मां बड़ी हुई थी। वह अपने भाई साइमन को बुलाती है और उसकी उपस्थिति के लिए अपनी लालसा व्यक्त करती है। जब वह महिलाओं के एक समूह से मिलती है तो शुरू में वे मित्रवत लगती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वह नवल को ढूंढ रही है तो उनका रवैया बदल जाता है। वे ऐसी भाषा में बात करते हैं जिसे जीन समझ नहीं पाती, उसकी मां की आलोचना करते हैं और मदद करने से इनकार करते हैं। वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि उसका स्वागत नहीं है और उसे चले जाना चाहिए। इस बीच नवल एक युद्धग्रस्त शहर में है। एक विस्फोट में घायल होने के बाद वह एक मिलिशिया में शामिल हो जाती है और उसे एक नेता की हत्या का काम सौंपा जाता है।
वह उसके बेटे के लिए फ्रेंच टीचर बनकर उसके घर में घुस जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी उसे मारने का आदेश मिल जाता है। वह मिशन को अंजाम देती है और नेता को मार देती है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में कई वर्षों तक यातनाएं दी जाती है। वर्तमान में वापस जीन उस खाली जेल का दौरा करती है जहां उसकी मां को रखा गया था। वह एक पूर्व गार्ड से मिलती है जो नवल को गायन कैदी के रूप में याद करता है, जिन्होंने उसे तोड़ने के उनके प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने खुलासा किया कि एक यातना विशेषज्ञ से भयानक दुर्व्यवहार सहने के बाद नवल ने अंतः गाना बंद कर दिया। जीन को पता चलता है कि उसकी मां ने जेल में बच्चे को जन्म दिया था और वह अपनी खोई हुई बहन को ढूंढने निकल पड़ती है। भावनाओं से अभिभूत होकर जीन ने साइमन को फोन किया, उसे सारी जानकारी दी तथा अपनी खोज में सहयोग की विनती की। हम एक भयावह दृश्य देखते हैं जब नूह को हथकड़ी और नकाब पहना दिया जाता है, फिर उसे एक कोठरी में ले जाया जाता है जहां वह एक अन्य महिला की चीखें सुनती है। पड़ोसी सेल में बैठा नवल चीखों को दबाने के लिए गाना शुरू कर देता है। चीखों की तीव्रता नवल के गाने की आवाज से मेल खाती है। इस बीच साइमन अपने लापता भाई के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वकील जॉन लाबेले से मिलता है। लेबेले उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए अपनी मां नवल के अतीत में जाने की सलाह देती है। वापस जेल में नवल को भी इसी तरह के व्यवहार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इस कठिन परिस्थिति के दौरान भी गाती रहती है। बाद में उसका बलात्कार किया जाता है और उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। वह पीड़ा के बावजूद गाती रहती है। जब उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है तो वह गर्भपात कराने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे अपनी कोठरी में ही बंधक बना लिया जाता है। जब नोएल को प्रसव पीड़ा होती है तो उसे प्रसव कक्ष में ले जाया जाता है, जहां एक नर्स मिस मीका जुड़वा बच्चों को जन्म देने में उसकी मदद करती है। नर्स जुड़वा बच्चों को जेल से बाहर ले जाती है और बाद में नवल को जेल से रिहा कर दिया जाता है। साइमन और लेबेले अपनी खोज में सहायता के लिए एक अन्य वकील मदाद से मिलते हैं। जीन के साथ मिलकर वे मिस मीका को खोजते हैं, जो अब एक अस्पताल में एक मरीज है। वह रोते हुए नवल से अपने रिश्ते की पुष्टि करती है और बताती है कि उसने रिहा होने के बाद जुड़वा बच्चों को उनकी मां को सौंप दिया था। यह देखकर जीन और साइमन चौंक जाते हैं, जो यह मानते थे कि उनका लापता भाई जेल में पैदा हुआ था। उन्हें यह पता नहीं था कि वे वही पैदा हुए थे। युद्ध के मलबे के बीच एक तनावपूर्ण क्षण में 4 बच्चे खतरे से बचने की कोशिश करते हुए भागते हैं। उनका भागने का प्रयास तब बाधित होता है जब उनमें से एक को कोई और नहीं बल्कि नवल का बेटा गोली मार देता है, जिसे उसके पैर पर स्पष्ट निशानों से पहचाना जा सकता है। मदद ने जुड़वा बच्चों को एक सुराग दिया तथा बताया कि उनका भाई निहाद संभवतः संघर्ष में नष्ट होने से पहले कफारकौत के एक अनाथालय में था। दुर्भाग्य से उस बिंदु से आगे के रिकॉर्ड ढूंढना निरर्थक लगता है। मदद ने डेरेसा में वॉलेट चामजादीन नामक एक सरदार से जानकारी प्राप्त करने का सुझाव दिया। साइमन और लेबेले इस यात्रा पर निकलते हैं और उस सरदार से मिलते हैं जो शुरू में निहाद या नवल के बारे में जानकारी होने से इनकार करता है। इस बीच नवल अब जेल से रिहा हो चुका है। साइमन अपने बच्चों के साथ अमेरिका जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। जवाब की तलाश में साइमन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे किसी से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जहां वह अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा होता है। उसे आश्चर्य होता है कि यह असली सरदार वलिद चमसुद्दीन ही है जो निहाद के भाग्य का खुलासा करता है। निहाद एक कुशल सैनिक था जिसने अंततः अपनी मां को खोज निकाला, लेकिन कई विरोधियों की हत्या करने के बाद अबू तारिक नामक व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जीन को साइमन का पता चलता है, जो सदमे में है, और वह चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। उनका भाई उनका पिता भी है। अगले दृश्य में जीन उस पूल में लौटती है जहां वह और नवल एक साथ तैरा करते थे। जब वे तैर रहे थे, नवल की नजर किसी के पैर के पीछे 3 बिंदुओं वाले टैटू पर पड़ी। वह पूल से बाहर निकलकर उसे करीब से देखने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह व्यक्ति वही है जिसने जेल में उसके साथ मारपीट की थी। यद्यपि नवल काफी वृद्ध है, फिर भी वह स्तब्ध है, जबकि वह व्यक्ति उसे पहचाने बिना सहायता की पेशकश करता है। नवल चुपचाप उसके पास से गुजरता है, बहुत प्रभावित होता है। बाद में उन्हें सरदार से सूचना मिलती है कि निहाद नाहाद हरमानी के अधीन कनाडा में रह रहा है। जॉन और साइमन नाहाद को खोजते हैं और उसे पत्र देते हैं। उन्हें पढ़कर नाहाद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। लेबेले के कार्यालय में उन्हें अपनी मां का एक और पत्र मिलता है, जो अत्यंत भावुक कर देने वाला होता है तथा दोनों की आंखों में आंसू ला देता है। अंततः नाहाद नवल के नाम वाले एक नए कब्र के सामने खड़ा होकर अपने पिछले निर्णयों के प्रभाव पर विचार